अच्छा, वो ये जो जितने भी यूथिये हैं, जितने भी इमरानडू हैं, वो बार बार इस बात के ऊपर एम्फेसाइज करते हैं आरजू कि जनाब आईने पाकिस्तान कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। और भाई, एक उसूल को आइसोलेशन के अंदर नहीं पढ़ा जाता है, पूरे असूलों को पढ़कर उनकी इज्तमाही स्पिरिट को अप्लाई किया जाता है। और देख रहा था कि पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं इस वक्त, वो हम्म। तकरीबन 4.3 अरब डॉलर्स हैं। और जो गौतम अडानी है, इस खाली उसकी जो दौलत है इस वक्त, वो 147 अरब डॉलर है। तो आपको क्या लगता है कि अगर एक नेवी का जो चीफ है 3 साल की नेवी की तनख्वाह खा सकता है, तो उसके बाद हमारा जो एक आसिम सलीम बाजवा है पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, आपने सिर्फ बिजली का बिल पूरा करना है, उसके बाद आपने अपने शौहर या बीवी से लड़ाई करनी है, आपने अपने घर के अखराजात पूरे करने हैं, लेकिन वो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो पीस। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान में भले ही पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां उन पर करप्शन के इल्ज़ाम लगते रहे हो, लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में पाकिस्तान के करप्शन की कहानी पाकिस्तानी आर्मी लिखती है। जब तक वह आर्मी में होते हैं तब भी करप्शन करते हैं, और जब आर्मी से बाहर रिटायरमेंट ले लेते हैं उसके बाद भी डिप्लोमेट बनकर और भी दोस्तों पाकिस्तान की काफ़ी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट पोस्ट पर रहकर भी यह काफ़ी उत्पात मचाते हैं और पाकिस्तानियों से खून पसीने की कमाई अपने खातों में डलवाकर पाकिस्तान से फरार हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में अब कोई ज़्यादा पहले चर्चा नहीं होता था, अब धीरे धीरे पाकिस्तान में इस पर भी मुंह खोलने लगे हैं। और पाकिस्तानी आर्मी ने वैसे काफ़ी मेहनत करके कई बिजनेस भी खड़े किए हैं, जो कि आम लोगों को करने, जो बिजनेस कर रहे थे उनको आज पाकिस्तानी आर्मी खुद ही कंपटीशन दे रही है। और दोस्तों, आम लोगों के लिए कोई बिजनेस भी नहीं बचा है जिसमें पाकिस्तानी आर्मी टांग ना अड़ाती हो। तो इसको लेकर चलिए दोस्तों हम दिखाते हैं आपको एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार डिबेट है आरजू काजमी के साथ। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। उनकी गर्दन पतली होती है, लेकिन क्या कभी वो दिन भी पाकिस्तान के लोग देखेंगे जब रिटायर्ड फौजियों को या एजेंसी वालों को जो करप्शन में जिनके नाम आते हैं, जैसे आसिम सलीम बाजवा फॉर एग्जांपल, मेरा बड़ा फेवरेट नाम है ये आसिम सलीम बाजवा। जी तो हाँ। इस तरह के लोग भी क्या कभी कटहरे में खड़े होंगे? कभी अदालतें इनको भी बुलाएंगी, पूछेंगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्यों? ऐसा कभी नहीं होगा, बदकिस्मती से, क्योंकि हम एक बनाना रिपब्लिक में रहते हैं। और ऐसा जो भी करने की कोशिश करेगा तो उसकी टैंकियों से असलाह बरामद हो जाएगा। ऐसा जो भी करने की कोशिश करेगा वो शुमाली इलाकाजात की सैर को रवाना हो जाएगा, या वो महकमा ज़राअत की खिदमत के ऊपर मामूर हो जाएगा। ये सारी बातें वहां चलती हैं जहाँ के ऊपर कोई डेमोक्रेटिक नॉर्म्स होते हैं। ये तो जंगल का कानून है, ये तो खदीजा मस्तूर की नज्म है। अर्जू। कहा तो ये जाता है कि अच्छी चीजें आप किसी से भी सीख सकते हैं, चाहे आप उसको अपना दुश्मन ही क्यों ना मानते हो। भारत को हम अपना दुश्मन बताते हैं, ये और बात है कि बहुत से लोग जो हैं वो भारत को अरे अपना अरे दुश्मन अरे नहीं अरे मानते। अरे अरे अरे, जो लोग भारत को अपना दुश्मन बताते हैं ना आरजू, वो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तालीमात के बरखिलाफ करते हैं। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनने के बाद भी मुंबई में रहने के लिए घर रखा हुआ था। अक्टूबर 1947 में कश्मीर के ऊपर भारतीय कब्जे के बाद जनवरी 1948 में मोहनदास करमचंद गांधी को पाकिस्तान के हिस्से के पैसे देने पर जब व्रत रखा गया था, तो उनको नथुराम गोडसे ने गोली मार दी थी, जिसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना जो गवर्नर जनरल थे, उनके हुक्म पर 3 रोजा सरकारी सोग का ऐलान किया गया था, और पाकिस्तान का परचम सरनिगू रखा गया था। तो अगर भारत पाकिस्तान का दुश्मन होता तो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना मोहनदास करमचंद गांधी के इंतकाल के ऊपर पाकिस्तानी परचम कभी सरनिगू ना करते। अगर भारत पाकिस्तान का दुश्मन होता तो भारत से पाकिस्तान के इतनी देर तक जो कॉर्डियल रिलेशंस रहे हैं, जो कि तकरीबन अर्ली 60s तक रहे हैं, हमारे लोग इधर इधर से आते जाते थे और हम उसके बाद भी आते जाते रहे हैं, तो उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता ये जो एनिमिटी है डेवलप की गई है। और ये एनिमिटी इसलिए डेवलप की गई है ताकि आप उसके ऊपर डिफेंस बजट को जस्टिफाई कर सकें आरजू।
क्या उससे पहले डिफेंस बजट नहीं होता था? क्या उससे पहले वो फौज इतना नहीं थी? वो इतना नहीं होता था ना कि उसके ऊपर आप इतनी बड़ी बड़ी बिजनेस एम्पायर्स खड़ी कर सकें। वो इतना नहीं होता था ना कि आप उसके ऊपर दलिया बेच सकें, सीमेंट बेच सकें, बैंक बना सकें, फर्टिलाइजर बना सकें। वो इतना नहीं होता था। वो एक नॉर्मल डिफेंस बजट होता था। पेम्पर भी बनाते हैं हम, बड़ी चीजें बनाते हैं, हाँ, मटर भी छीलने एग्जैक्ट। लगे यार, अब तो मटर भी मटर छीलने लग गए। और गोश्त की जो कटिंग हाँ, सर्विसेज है वो भी दस्तियाब है। मतलब इतने मेहनती लोग आपको कहीं मिलेंगे आरजू। बिल्कुल कदर किया सही करें बात आप, है। कदर मैं किया बहुत करें कदर, आप बिल्कुल कदर ऐसा ही किया है। करें। मैं बहुत कदर करती हूँ, लेकिन अच्छा, वो ये जो जितने भी यूथी हैं, जितने भी इमरानडू हैं, वो बार बार इस बात के ऊपर एम्फेसाइज करते हैं आरजू कि जनाब आईने पाकिस्तान कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। और भाई एक उसूल को आइसोलेशन के अंदर नहीं पढ़ा जाता है, पूरे असूलों को पढ़कर उनकी इज्तमाही स्पिरिट को अप्लाई किया जाता है। और लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि हम भारत से कुछ सीख सकते हैं, जैसे उन्होंने अपनी इकोनॉमी पे काम किया है, एजुकेशन सिस्टम पे काम किया है, जो हमारे यहाँ बेहद खराब है। क्या हम कुछ सीख सकते हैं? क्या हम ट्रेड खोल के अपने लोगों को जीने का मैं हौसला दे सकते हैं, जो हमारे मैं यहाँ लोग मैं जब भूखे मर रहे हैं? मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था ना, तो मैंने बी फार्मेसी की थी। तो हमारे पास जितनी जो बेस्ट किताबें आती थी मेडिकल की, वो यहाँ यूनियन बुक शॉप थी अनारकली लाहौर में। तो हम्म, जेपी पब्लिशर्स न्यू दिल्ली की जो ओरिजिनल बुक्स थी ना, हालांकि पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड तब भी बैन थी, लेकिन हमें ये समझ नहीं आता था कि ये किताबें अनारकली में कैसे दस्तयाब होती हैं। और आप यकीन करें कि इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ वाघा बॉर्डर और उसके अतराफ में पाए जाने वाले रहमदिल लोग थे आरजू। तो हमारा हमारा काम, मेरे वालिद साहब, मैंने पहले भी जिक्र किया है कि वो शेख ज़ैद अस्पताल में एडमिट थे कुछ साल पहले। तो उनको जिगर के लिए एक इंजेक्शन दरकार था। तो डॉक्टर ने इंजेक्शन लिखकर कहा कि पार्किंग लॉट में ना, वहाँ एक बंदा आएगा, उसको इस नंबर पे कॉल करे और ये इंजेक्शन 40,000 रुपए का ले आए। वो एक इंडियन इंजेक्शन था जिसके ऊपर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पाबंदी आयद की हुई है, और वो पाकिस्तान के सरकारी अस्पतालों में लिवर के पेशेंट्स को यूज करना होता है, और वो इस तरह से स्मगल होके आता है, और वो हमारे जो स्मगलर्स हैं, जो भी हमारे स्मगलर्स हैं, वो इससे फायदा उठाते हैं आरजू। तो अगर ये जो हालात नॉर्मलाइज हो जाएंगे, फिर बहुत सारे लोगों की वो जो सोने की मिलें हैं वो बंद हो जाएंगी ना आरजू। बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो इंसानियत होनी चाहिए, कुछ इंसान भी यहाँ यकीनन रहते होंगे। वैसे एक आपसे बात करते आप करते एक चीज मैं कहूंगी अवैस, कि हम भारत से बदला ले सकते हैं। जो लोग नफरत करते हैं भारत से, उनके लिए मैं आइडिया दे रही हूँ। भारत से पैसे मांग ले आईएमएफ के बजाय, उसके बाद वापस ना अल्लाह दी करें। अल्लाह दी तो कसम। और मैं कल ही देख रहा था कि पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं इस वक्त, वो हम्म, तकरीबन 4.3 अरब डॉलर्स हैं। और जो गौतम अडानी है, इस खाली उसकी जो दौलत है इस वक्त, वो 147 अरब डॉलर है। तो मुझे मुझे ये लगता है कि ये इस वक्त नॉलेज इकोनॉमी जब तक हम नहीं बनाएंगे, जब तक हम ये दुश्मनी का जो चूरन है वो बेचना बंद नहीं करेंगे। यही पाकिस्तानी और इंडियंस जो है दुबई के अंदर एक ही दफ्तर में काम करते हैं, वहां कोई लड़ाई नहीं बिल्कुल। करते। यही पाकिस्तानी कनाडा और अमेरिका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के अंदर एक ही दफ्तर में काम करते, कोई लड़ाई नहीं करते, क्योंकि इनका इक्तसादी मफाद वाबस्ता होता है एक दूसरे से। तो और यही पाकिस्तानी जब जैसे ही साउथ एशिया की फजाओं में दाखिल होते हैं, तो तराने बजना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को सीरियसली इस बात के ऊपर एम्फेसाइज करना होगा कि या तो इन्हें सिक्योरिटी स्टेट के ऊपर के तौर पर रहकर तबाह होना है, या वेलफेयर स्टेट बनकर अपने लोगों की बका का जामिन बनना है आरजू। बिल्कुल ठीक, लेकिन हम अगर बात करें न्यूक्लियर एसिड्स की, पाकिस्तान ने ये भी सुना, कई बार कहा गया, बल्कि कुछ रिसेंटली हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि नहीं जी, आईएमएफ ने हमें कुछ नहीं कहा है कि इस किस्म के मिसाइल्स ना बनाएं, या ऐसा ना करें, वैसा ना करें। लेकिन ऐसा कहकर उन्होंने, जो लोग शक कर रहे थे, उनके शक को यकीन में बदल दिया कि यकीनन कोई बात हुई है। आपके ख्याल वो से क्या आईएमएफ ऐसी शर्तें लगा सकता है? वो आपको याद है ना कि वो जो एक बंदा एक लड़की के साथ जा रहा था जंगल में, तो उसके हाथ में लाठी थी और एक हाथ में बकरी थी। तो लड़की ने कहा कि मुझे डर है कि कहीं आप मेरा रेप ना कर दें। तो उस बंदे ने कहा कि मैं तुम्हारा रेप कैसे कर सकता हूँ, मेरे एक हाथ में लाठी है, दूसरे में मैंने बकरी पकड़ी हुई है। कहता है बड़ी आसानी से कर सकते हैं, लाठी को आप जमीन में गाड़ेंगे और उसके बाद उसके साथ आप बकरी बांधेंगे और आप उसके बाद मेरा रेप कर देंगे। तो मसला ये है कि जब आप इस तरह के खुद से ऐलानात करने लगते हैं कि जनाब हमें आईएमएफ ने कुछ नहीं कहा, आपको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एलामिया आता है कि जनाब हमारे जजेस की कोई हाथापाई नहीं हुई, तो धुआं वहीं से उठता है जहां पर कोई ना कोई आग होती है।
तो आपको क्या लगता है कि अगर एक नेवी का जो चीफ है 3 साल की नेवी की तनख्वाह खा सकता है, तो उसके बाद हमारा जो एक आसिम सलीम बाजवा है पापा जॉन्स एम्पायर बनाकर अनचेक निकल सकता है, तो क्या इस देश के अंदर अगर इस देश के दो टुकड़े हो सकते हैं, तो फिर ये चीजें तो फिर बहुत छोटे लेवल पर रह जाती है ना आरजू, जिनका जानिब आप इशारा कर रही हैं। अगर इस मुल्क पे बड़ी से बड़ी कयामत गुजर सकती है, ओजड़ी कैंप हो सकता है, ठीक है, उसके बाद भी कोई जिम्मेदार पकड़ा गया, वो फैक्ट्रियों के मालिक बन गए आरजू। नहीं तो वो तो जाहिर है, यहाँ पे तो पैसा चलता है ना। अब ऐसे तो वो जो है मलिक रियाज और इस किस्म के लोगों को भी सपोर्ट किया जाता रहा है, और आसिम सलीम बाजवा को तो इमरान खान ने भी क्लीन चिट दी थी। लेकिन मैं लास्ट में हाँ, ये मैं पूछना चाहूंगी आगे। आप मेरी बात, मुझे अफसोस है ये कहते हुए, मुझे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन अगर उस वक्त इमरान खान की जगह शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ या हम्म। कोई भी पाकिस्तान का सियासतदान होता ना, तो उसमें इतना तप्पड़ नहीं था कि वो उसको टच भी कर सकता। और अभी भी नहीं है, अभी भी अभी भी उतने नहीं ही है, अभी भी मजबूत नहीं, है। अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। यानी सिविलियन जो है उसको फांसी भी लटकाया जा सकता है, उसको मारा भी जा सकता है, और मुल्क से निकाला भी जा सकता है। अरे नवाज शरीफ को निकाला। फांसी घाट बने ही जुल्फिकार उनके अली लिए हैं। भुट्टो को, जुल्फिकार अली भुट्टो का। एग्जैक्टली हम्म। वो फैज अहमद फैज ने क्या कहा था कि निजाते दीदा और दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। लेकिन अवैस लोगों में अवेयरनेस तो आ गई है। लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगी, लोग हाँ, बात ये कर बात रहे है, हैं, ये लोग बात है। आवाज उठा रहे हैं, इनको धमकियां दी जा रही है, बताया जा रहा है कि इतना फाइन लग जाएगा, इतने साल जेल हो जाएगी, फिर भी लोग बोलना नहीं बंद हो रहे। उसकी क्या अच्छा, वजह है? हाँ, उसकी उसकी वजह ये है कि व्हेन यू आर बीइंग रेप्ड एंड यू कांट डू एनीथिंग, स्टार्ट एंजॉयिंग। क्योंकि जितनी पैड़ी आपके साथ हो रही है, इससे ज्यादा मजीद पैड़ी आपके साथ हो नहीं सकती। हम्म। तो उसके बाद वो एक बंदा कहता है कि वो एक बंदा था, वो कुल्फियां बेचता था, तो उसकी कुल्फी की रेडी के ऊपर ना बच्चों ने हमला कर दिया, तो उसने अपनी कुल्फियां ना खुद ही खानी शुरू कर दी कि जितनी खा लूंगा उतनी बच जाएंगी। तो ये जो बगैर किसी लेजिस्लेशन के डर से वो किए जा रहे हैं अपनी, तो उन्हें पता है कि इससे ज्यादा पैड़ी उनके साथ क्या हो सकती है। और फिर भी उनमें से जो ज्यादातर लोग हैं वो इन्फ्लुएंशियल और मुतमव्वल घरानों से ताल्लुक रखते हैं, और उसके अलावा वो पाकिस्तान से बाहर हैं। जिस तरह से उनके ऊपर वो लॉज एप्लीकेबल नहीं होते हैं, तो वो ज्यादा दीदा दलेरी से ऐसे काम करते हैं आरजू। कोई फ्यूचर रह गया है लोगों का पाकिस्तान में, जो लोग इस वक्त पाकिस्तान में हाँ, मौजूद बिल्कुल हैं? बिल्कुल बिल्कुल है, अगर वो पाकिस्तान से बाहर निकल जाए तो अगर they have a पाकिस्तान से bright बाहर निकल जाए future। पाकिस्तान जी में हाँ, रहते हुए? they have a bright future। No, no, not at all। No, no way, no way। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आपने सिर्फ बिजली का बिल पूरा करना है, उसके बाद आपने अपने शौहर या बीवी से लड़ाई करनी है, आपने अपने घर के अखराजात पूरे करने हैं। लेकिन वो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो पीस ऑफ माइंड होती है कि आपको सडनली कोई डाकू गोली मार जाए, जो मरने से पहले के जो 3-4 सेकंड्स हैं, उसमें आपको ये अफसोस ना हो कि आपके बच्चों का ख्याल रखने के लिए कोई सोशल स्टेट या सोशल सेटअप एग्जिस्ट नहीं करता है। मेरा ख्याल है कि वो पाकिस्तान से बाहर उन मुआशरों के ऊपर एग्जिस्ट करता है, जो मुआशरे किसी ओहदे के ऊपर किसी शख्स को फायज करते हुए उसकी इल्मी काबिलियत देखते हैं, उसका अकीदा नहीं देखते आज। यानी 75 ईयर्स के बाद जो हुआ था, पार्टीशन हुआ था, उसके बाद आज हम उस जगह आ गए जहां पर पाकिस्तान में किसी को फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, और सब पाकिस्तान से कहीं ना कहीं बाहर निकलने की सोचना चाहिए लोगों को। मैं मेरा 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 यही ख्याल है कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर एक या तो बहुत अमीर आदमी है या बहुत बेहिस आदमी है, तो आप पाकिस्तान में रह सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत अमीर भी नहीं हैं और आप बहुत बेहिस भी नहीं है, तो फिर पाकिस्तान में आपका सर्वाइवल बहुत ज्यादा मुश्किल है। आपको पता है आरजू, शकरगढ़ के अंदर जो ट्यूबवेल हैं, अब उनको के सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर बिजली मिलना बंद हो गई है। तो देखा होगा दोस्तों, पाकिस्तानियों को हमेशा से जितने भी पाकिस्तान के आर्मी के जर्नल है, इन्होंने एक तो जमकर पहले करप्शन किया, और पाकिस्तानी आर्मी जिस तरह से बिजनेस के मैदान में उतर चुकी है। पाकिस्तानी आप कोई भी देश की आर्मी हो तो दोस्तों, जो बिजनेस से टैक्स के रूप में पैसा आता है उससे चलती है, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ने खुद के बिजनेस ही खड़े कर डाले हैं। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आज मटर छीलने का बिजनेस पाकिस्तानी आर्मी कर रही है, वही बिजनेस पाकिस्तान का चाहे कोई किसान हो या कोई और बिजनेस करना चाहता हो, तो उसके लिए पाकिस्तानी आर्मी मार्केट के अंदर एक कंपटीशन की तरह नज़र आ रही है। तो आम लोगों से दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी ने बिजनेस भी छीन लिए हैं, लोगों के लिए बस छोटे मोटे कोई बिजनेस छोड़े हैं, और काफ़ी बड़े बड़े बिजनेस आज पाकिस्तानी आर्मी संभालने लगी है। इससे दोस्तों, पाकिस्तान का आने वाले समय में काफ़ी बड़ा नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा। देखते हैं ये कब तक सिलसिला चलता ही रहता है। हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।